25 एकड़ हम सालाना काटते हैं। 70-75 लाख रुपए इसकी इनकम बनती है एग्रो फॉरेस्ट्री से। अगर कोई आदमी रॉ मटेरियल बेचते बहुत कम मुनाफा कर सकते। अगर कोई आदमी आइसक्रीम स्टिक के कारोबार में आ सकते, गाड़ी में वो 2 साल में घूम सकते। पहले इस तरह होता था कि ये लोग अपनी थोड़ी सी जमीन बेचते थे जब जरूरत होती थी। ठीक है। अब ये पौधे बेच के वो जमीन इनकी बच जाती है और इनकम उनकी आ जाती है। हमने हनी बी के छत्ते वगैरह भी रखे हुए हैं, तो वो भी एक हमें एक एक्स्ट्रा इनकम भी होती है। इसके अलावा हमें एक नेचुरल शहर मिल जाता है। पूरे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है हम अपने दरख्तों और जंगल की इस कार्बन क्रेडिट से भी निकाल सकते हैं। नाज़रीन, एग्रो फॉरेस्ट्री जो है दुनिया की 195 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, जिसमें चाइना, भारत और इंडोनेशिया एक लीडिंग कंट्री के तौर पर उभर रहे हैं। आज के प्रोग्राम किसान का पक्षर में हम देखेंगे कि हमारे किसान अगर एग्रो फॉरेस्ट्री की इंडस्ट्री को इस्तेमाल करते हैं, इसको अगर हम यूज़ करते हैं तो कितना पैसा कमा सकते हैं। इसके साथ हमारे वो किसान, हमारे वो ज़िम्मेदार जो शहरों में शिफ्ट हो गए हैं और उनकी ज़मीनें गांव में पड़ी हुई हैं, अगर वो उसको एग्रो फॉरेस्ट्री में लेके जाते हैं उससे वो कितना पैसा कमा सकते हैं। अभी हम मौजूद है 4 सदा के नवाही गाँव में और ये जो जंगल है ये मुनीर खान साहब का है। आइए आपकी इनसे बात कराते हैं। जी, मेरे साथ मौजूद है मुनीर खान साहब, जो कि इन्होंने 4 सदा में सबसे बड़ा जो एग्रो फॉरेस्ट्री का जो जंगल इन्होंने लगाया हुआ है। मुनीर खान साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना जंगल हमें दिखा रहे हैं। सबसे पहले बताइए कि ये कौन सी जगह है, कितनी लैंड्स हैं, अपना तारुफ थोड़ा सा बताएं। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया जी, आपने मौका दिया। अच्छा, ये हमने 60 एकड़ पे फॉरेस्ट लगाया हुआ है। इसमें मुख्तलिफ साल ब साल लगाते हैं, एक उम्र का नहीं है। बिल्कुल। 1 साल से लेकर इससे पहले हर साल लगाते रहते हैं। तो मुनीर खान साहब, ये बताइए कि जो अभी फॉरेस्ट कितनी तरह से लगाए जाते हैं यहाँ पे KPK में, और आपने कौन सा तरीका इसमें से अडॉप्ट किया? सर, फॉरेस्ट एक तो हमारा ख्याल होता है कि हमने दरख्त लगा दिया और बस जंगल बढ़ रहा है, वो भी अपनी जगह। लोग कहते हैं यार जंगलों को कोई इसमें खाद नहीं देता, इसमें फसलें होती हैं जंगलों, वो उसमें किसी को इसकी परवाह नहीं होती कि कितनी उम्र में ये बढ़ते हैं। ठीक है। हमें इससे फसल लेनी होती है, तो इसे आपने प्रॉपर तरीके से सही लाइनिंग में लगाना होता है ताकि इसमें आप फसलें भी उगा सके और आप इससे सही आमदन ले सके, क्योंकि हमारा पेशा है, हमें इससे कमाना होता है। तो इसमें एग्जैक्टली अगर हम बात करें एग्रो फॉरेस्ट्री की, इसकी डेफिनेशन है क्या एग्री फॉरेस्ट? आसान ज़बान में सर अगर बस मैं आपको बता दूं, दरख्त और फसलें साथ साथ। कौन कौन सी फसलें आप अपने इस जंगल के साथ लगा रहे हैं? इसमें सर हम मुख्तलिफ फोल्डर्स लगाते हैं। गर्मियों में इसमें मकई की फसल लगाते हैं, इसमें ज्वार लगाते हैं, इसमें हम कैनोला की फसल लगाते हैं। कमाद जो है तो पहले 2 साल तो ठीक होता है, लेकिन कमाद बाद में इसमें ज़रा मसला होता है। लेकिन ये बात ईयर आप साथ कमाद ऐड करते हैं, फिर तीसरे साल से फिर नहीं लगाते। इस वक्त सर हम पॉपुलर पे काम रहे, इसकी मुख्तलिफ वैराइटीज़ पे हम काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो है जो इस वक्त सबसे कामयाब है ये G48 जो है, ये सबसे कामयाब जा रहा है। बाकी इसमें वैराइटीज़ हमारे पास मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ नामों से हैं, लेकिन कमर्शियली जो सबसे कामयाब है वो G48 ही जा रहा है सर। तो आप इसकी जो नर्सरी किस महीने में तैयार करते हैं और आप इसकी कितने पौधे तैयार करते हैं? हाँ, इसमें सर इसकी नर्सरी जो है तो हम मार्च में तैयार करते हैं, फरवरी के मिड से लेके मार्च तक। ठीक। इसमें तैयार करते हैं, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक करते हैं कि हर साल ज़रूरत मुख्तलिफ होती है, तो उसके मुताबिक हम देखते हैं कि क्या मार्केट होगी, कितने लगाने हैं, उसके मुताबिक तैयार करते हैं। तकरीबन 10,000 पौधे हम अपने लिए लगाते हैं। बिल्कुल। उसके अलावा थोड़े 500-800 आगे पीछे हो जाए, अगर इसके अलावा ज़्यादा हो तो फिर वो सेल करते हैं। किस महीने में इसकी कटाई होती है और क्या ये रेगुलर होती रहती है, एक ही दफ़ा कटाई करते हैं? इसके ऊपर भी थोड़ा सा हमें गाइड सर, इस तरह के हम जब थिनिंग करते हैं उसके लिए आपको कटाई सर्द मौसम में करनी चाहिए, क्योंकि आप जब इसमें से लाइनें रिमूव करते हैं तो अगर आप गर्म मौसम में करेंगे तो जो खड़े पौधे हैं वो सनबर्न हो जाते हैं। और अगर आपने जहाँ जंगल सारे काटने उसके लिए तो कोई मसला नहीं होता, रेट्स वैसे गर्मियों में अच्छे होते हैं, लेकिन आपने अगर जंगल बचाना है, उसको सही प्रॉपर तरीके से लगाना है, तो फिर आप अक्टूबर के बाद अक्टूबर-नवंबर इसमें कटाई करेंगे ताकि जो खड़े पौधे हैं वो सनबर्न ना हो। बिल्कुल ठीक। तो कितने पौधे फी एकड़ आप लगाते हैं इसमें? एकड़ में तकरीबन 700 पौधे, ये 20 सर्वे 3 पे हम लगाते हैं, 700 कुछ ऊपर नीचे चलता है। ठीक है।
इससे 2.5 साल के बाद इसमें से सर हम एक एक लाइन रिमूव कर दें ताकि इसमें रोशनी पड़े, बिल्कुल इसमें फसलें हों। ठीक है। तो जो वो लाइनें रिमूव करते हैं उसके बाद ये 40 ज़रबे 3 पे हो जाता है और फिर अगले 2 साल बाद फिर इसमें से हम फिर थिनिंग करते हैं ताकि ठीक है। इसमें रोशनी की और कमी ना हो। कितनी देर तक चलता रहता है ये प्रोसेस? सर ये 11 साल तक चलता है। 11 साल तक जी। पर ईयर कितनी प्रोडक्शन आपने लेनी होती है? एवरेज क्या लेते हैं? पहले साल की जो होती है वो कम होती है, लेकिन एवरेज जो होती है हम पर एकड़ 500 मन ठीक। जो पर ईयर लेते हैं। बिल्कुल ठीक। हमारे लिए अब हम कहते हैं ये ठीक प्रोडक्शन है। बिल्कुल मुख्तलिफ ठीक। जगहों में मुख्तलिफ हो सकते हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन ठीक। हमारे यहाँ हम जो ले रहे हैं वो इस तरह है सर। कितने एकड़ आप एक साल में काटते हैं और ओवरऑल आपके फार्म की इनकम एग्रो फ्रेशरी से कितनी बनती है? सर इस तरह की ये जो हम 60 एकड़ हमने लगाए इसमें से तकरीबन 25 एकड़ हम सालाना इसमें से काटते हैं ठीक है। और ये उसी हिसाब से तकरीबन 75 लाख रुपए इसकी इनकम बनती है ये- एग्रो फॉरेस्ट्री से, बिल्कुल ठीक है। फसलों के अलावा से। फसलों के अलावा जैसे पंजाब की बात करें, सिंध की बात करें, KPK के अलावा, तो वहाँ पे कितनी कामयाब है सर? सर पाकिस्तान में तकरीबन हर जगह कामयाब है। ज़रूरी नहीं कि हर जगह पॉपुलर लगाए जाएं। जहाँ पे जो दरख्त कामयाब है वो लगाए। वही लगाएं। एग्रो फॉरेस्ट्री दरख्त लगाना सर, क्योंकि ज़मीन सबसे ज़मीन दोस्त चीज़ दरख्त है। बिल्कुल ठीक। जहाँ पे जो दरख्त अच्छे हो रहे हैं उसी के फॉरेस्ट लगाएं सर। सफ़ेदे की हम बहुत ज़्यादा मुखालफत करते हैं, लेकिन हर जगह के लिए नुकसानदेह नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जहाँ पे पानी नहीं वो अलग चीज़ है, लेकिन आप सफ़ेदे की जंगल लगा सकते हो, उसकी अच्छी आमदन आती है। दरख्त जहाँ का जो लोकल दरख्त कामयाब है। हमारा जो यूकलिप्टस ऑयल है जो उसके पत्तों से निकलता है जी। वो 500 रुपये तोले का रेट है। तो दुनिया में हम इतना ज़्यादा उसके ऊपर काम करें, अगर उसका ऑयल निकालें तो एसेंशियल ऑयल का बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। बिल्कुल तो सर। हमने तो कभी सोचा नहीं इस एंगल से, कभी हम तो यही माहौल दुश्मन का करार दे दिया और उस पर हम एक प्रोपोगंडा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली तो उसके पत्तों से बहुत कुछ बना सकते हैं। सर अगर आप देखिए कॉर्नोकॉपस के बारे में भी लोग कहते हैं माहौल दुश्मन है, लेकिन हर जगह के लिए नहीं है ना। बिल्कुल सही। अलग चीज़ है, आप शहरों में लगाएं, नालियों के करीब लगाएं, वो तो जड़ें उसकी घुसेंगी, एग्रेसिव जड़ें हैं। लेकिन आप जो भी दरख्त लगाना चाहिए उसके मुताबिक लगाएं। यूकलिप्टस बेहतरीन चीज़ है, उसकी पैदावारी सलाहियत भी बहुत ज़्यादा है। हमारे जो किसान दोस्त हमें सुन रहे हैं उनके लिए क्या मशवरा देंगे कि एग्रो फॉरेस्ट्री किस तरह की इंडस्ट्री है और इसमें आना चाहिए? आप क्या पैगाम देंगे? बस मैं एक छोटी सी बात हम आपको बता दूं। हमारे दादा अब्दुल अकबर खान अकबर थे, उनके पास ये लाइफ इंश्योरेंस वाले हैं इंश्योरेंस के लिए। जी। तो उन्होंने कहा कि आप इंश्योरेंस कराए, तो कहते हैं कि बेटा मेरे पास ज़मीन है, मैं दरख्त क्यों ना लगाऊं, मेरी लाइफ इंश्योरेंस ही काफ़ी है। किसान को फिक्र होती है यार फसल नहीं हुई क्या करूँगा, एक फसल नहीं हुई, आपके पास दरख्त हैं, आप इसे हर वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो ख़तरा रहता है, आपको खौफ रहता है वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप दरख्त लगाएं, इससे आपको अच्छी आमदन होगी। मेरे साथ अभी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, सैयद शाह खालिद साहब जो कि SDFO हैं चारसदा में। इनसे बात करते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ किस तरह फॉरेस्ट को बचाने के लिए गवर्नमेंट के क्या इकदाम हैं। ये बताइए कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो है एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ाने में किस तरह काम कर रही है? हमने अपनी मुख्तलिफ कोशिश की है। मुख्तलिफ टाइमों में हम ज़्यादातर नर्सरी एड्रेस करते हैं, बेयर रूटेड भी और ट्यूब भी। ट्यूब में और मुख्तलिफ किस्म के वो पौधे लगाते हैं। बेयर रूटेड में ज़्यादातर सफ़ेदा हम लगाते हैं। 2 किस्म के, एक वो हमारे साथ इधर अपना था, एक ऑस्ट्रेलियन एक किस्म है जो कि जल्दी होता है और उसमें क्रॉप ज़रा जल्दी आ जाता है। पॉपुलर तकरीबन 5-6 साल में आ जाता है, ये तकरीबन 4-5 में आ जाता है। तो इसके थ्रू हम नर्सरियाँ हम उसको करते थे और हम उसको बेनिफिट ये देते थे कि 6 रुपये पौधा हम उनको जो सरकार की तरफ से हम उनको देते थे। जी जी। तो वो फिर हम फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते थे इन सारी उन लोगों में। तो इसमें अवेयरनेस और भी आ गई है। पहले इस तरह होता था कि ये लोग अपनी थोड़ी सी ज़मीन बेचते थे जब ज़रूरत होती थी। ठीक है। अब ये पौधे बेच के वो ज़मीन इनकी बच जाती है और इनकम उनकी आ जाती है। एक तो ये, दूसरा इधर इससे इंडस्ट्रीज़ मुख्तलिफ़ किस्म के चलते हैं। ये जाता है सियालकोट, विकटें, बैट्स वगैरह सब कुछ, तो ये जो उधर बनता है ये भी इधर से जाता है। मेडिकल के वो जो सारे वो आलात वगैरह है, इधर भी फैक्ट्रियां हैं। चारसदा में बैट्स भी बनते हैं, ये अपनी इधर बैग जो बनाते हैं फ्रूट्स वगैरह के लिए ये बनते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के और बहुत से चीज़ें हैं जो बनते हैं और ये इन लोगों के लिए इनकम ऑफ सोर्स आ जाते हैं। ज़मींदार के लिए भी आ जाता है, आइंदा जो फैक्ट्रीज़ वाले होते हैं उनको भी आ जाता है, मज़दूर को भी मिल जाते हैं।
गाड़ी वाले को भी मिल जाता है, तो इनकम ऑफ सोर्स इनके थ्रू आ जाता है, लोगों को एक किस्म की वो इनकम हो जाती है इनकी। और इसके अलावा हम इस पे ये करते हैं, हम मुख्तलिफ किस्म की प्रोग्राम्स करते हैं। मानसून में हम फ्री और पौधे देते हैं ताकि अवेयरनेस आ जाए, गवर्नमेंट साइड पे भी, बच्चों में भी, स्कूलों में भी। डीसी साहब के थ्रू हम प्रोग्राम कराते हैं, वो आते हैं, हमारे अपने चीफ साहब के थ्रू, हम सेक्रेटरी साहब के थ्रू करते हैं। ये बाहर एक्सपोर्ट हो जाए तो इसके लिए अगर पॉलिसी बनाई जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा इनकम आएगी और हमारा इलाका तरक्की करेगा। बेशुमार नर्सरियाँ डेवलप कराई हैं आपने। तो अगर पंजाब के लोग पौधा लेना चाहें, सिंध के लोग लेना चाहें या बाकी कंट्री से, तो यहाँ पे कितने का पौधा, क्या प्राइस क्या चल रही है आजकल? पहले वो हम नर्सरियाँ लगाते थे, तो अभी ज़मींदार लोग खुद लगाते हैं नर्सरियाँ और फिर उससे बेचते हैं। तो साल का पौधा 30 तक मिल जाता है, सेहतमंद पौधा, और उससे 2 साल का पौधा हो तो वो 60 तक मिल जाता है। तो जो लोग जो लगाना चाहे तो मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। फिर वो दरमियान में इसके वो जो पौधे हैं वो छोड़ देते हैं, वो साल 2 साल में, तो उनका जंगल भी हो जाता है और उस जगह पे जो नर्सरी लगाई होती है उसका भी इनकम आ जाता है। तो उसके लिए कोई अपनी फसल लगा लेते हैं, गंदम वगैरह, कोई सब्जी वगैरह, तो ये भी कर लेते हैं। तो इसी तरीके से चल रहे हैं। बिल्कुल। मेरे साथ अभी मौजूद है जी ख्वाजा मज़हर इकबाल साहब, बेसिकली हमारे एग्री टूरिज्म के साथी हैं और एनवायरमेंटलिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच मज़हर भाई, आपने हमें ज्वाइन किया। एग्रो टूरिज्म के साथ किस तरह हम फॉरेस्ट को जोड़ सकते हैं, किस तरह की टूरिज्म क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर आप क्या आइडियाज़ आज अपने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं? देखिए जी, असल जो मेन चीज़ है ना, जो हर किस बंदे की ख्वाहिश नहीं होगी कि उसका ज़ाती जंगल हो। जैसे मैंने भी एक अपना एक छोटा सा ज़ाती जंगल लगाया हुआ है, तो कितना अच्छा साउंड करता है। जिस तरह ज़ाती बाग है, तो मैं कहता हूँ ज़ाती जंगल लगाएं। तो ज़ाती जंगल का क्या फ़ायदा? अगर किसी के पास मिसाल के तौर पे 100 कनाल ज़मीन है और वहाँ पे वो अपने मुख्तलिफ अपने शौक़ के पौधे लगा दे, जो कि उसको 5-10 साल बाद इसको बेच भी सकता है, लेकिन उसके अंदर अगर वो जानवर छोड़ दे, छोटे छोटे पालतू जानवर जो घूम रहे हों, उसके अंदर वो पेट्स को छोड़ दे, बतखें छोड़ दे, मुर्गियाँ छोड़ दे, बिल्लियाँ उसके अंदर हों, घूम रहे हों, तो लोग शहर से आके उसके अंदर आके घूमेंगे, सैर करेंगे और साथ ही साथ उसकी इकॉनमी भी होगी। वहाँ पे भेड़ें बकरियाँ पाल सकते हैं अंदर। और इसके साथ साथ इस वक्त ऐसा कौन शौक़ रखने वाला नहीं होगा जो कि उस जंगल में आके सैर नहीं करना चाहेगा। उस जंगल के अंदर सफारी कर सकते हैं। हमारे बहुत से दोस्तों ने पूरे पाकिस्तान में ऐसे मॉडल आपको पता है कि हैं, कि जिन्होंने 10-20 एकड़ के ऊपर जंगल लगाया हुआ है और उसके ऊपर उन्होंने टिकट लगा दी है। लोग आते हैं वहाँ पे, उनके पास गांव में घूमते हैं, खाना खाते हैं और सैर करके चले जाते हैं। तो इसी तरह ही मैं इस वक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ भी काम कर रहा हूँ और उनके साथ भी इसी तरह का एक मिशन हम प्लान कर रहे हैं। इस वक्त अरबा रुपए का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जंगल है। जैसे कि हम अगर मरी का या कोडी सतिया का या दूसरे जो बड़े जंगलात हैं, स्वात के जंगलात हैं, एक दरख्त 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए का है और एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1-1 करोड़ दरख्त खड़ा है। तो एक 200 अरब 500 अरब रखने वाला एक ज़िला जंगल की कैफियत में, उसको अपनी तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं। अगर वो फॉरेस्ट टूरिज़म को ओपन कर दें, लोगों को जंगल टूर्स कराएं, उसमें अंदर मशरूम हंटिंग करवाएं, उसके अंदर लोगों को सैर करवाएं और उसका जो वेस्ट है, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं जंगल के वेस्ट के से बचा के आप उन चीज़ों को वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जैसे जंगल चीड़ का जो तर होता है या चीड़ की जो कोन्स हैं, पाइन कोन्स हैं, या इन दरख्तों के पत्तों से आप खादें बना सकते हैं। इन पत्तों को आप पैलेट्स बना सकते हैं, जलाने का काम कर सकते हैं, गैसीफायर्स बना सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं। आप इसके ऊपर हम 1 घंटा बात कर सकते हैं। इतनी चीज़ें हम कर सकते हैं जो सिर्फ जंगल के वेस्ट से पैदा कर सकते हैं। अगर सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के चीड़ की कोन का अगर आप वैल्यू करें, तो हमने एक दिन हिसाब लगाया था, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की चीड़ की जो पाइन कोन जिसको हमारे यहाँ इसको खिंगरा कहते हैं, वो खिंगरा 25 करोड़ रुपए का खाली। लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट के फॉरेस्ट का जो ऑफिस का टोटल खर्चा 3 करोड़ रुपए नहीं है। तो 25 करोड़ के तो सिर्फ वो आप उनमें से पाइन कोन निकाल सकते हैं। यहाँ पे थर है, चोलिस्तान है, जो ऐसी जगह जहाँ पे और कोई फसलें नहीं होती, तो वहाँ पे कौन से जंगल लगाए जा सकते हैं? देखिए सर, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मैं कहता हूँ कि लाखों एकड़ छोड़ें, करोड़ों एकड़ ज़मीन पड़ी है जहाँ पे कि जो इस वक्त गैर आबाद पड़ी है। मिसाल देता हूँ मैं कि जितने भी पानी के जो बरसाती नाले हैं उनके और दरियाओं के साथ जो ज़मीनें हैं, वो सारी ज़मीनें गैर आबाद पड़ी हैं। इसी तरह ही आजकल ग्रीन इनिशिएटिव हो रहा है जिसमें चोलिस्तान के ऊपर काम हो रहा है। तो मेरी ये सजेशन है कि चोलिस्तान के अंदर कम से कम इस वक्त अगर 20 लाख एकड़ आबाद हो रही है, तो अगर 1-2 लाख एकड़ के ऊपर जंगल लगा दिया जाए। जैसे लाल सुनहरा हमारा जंगल है, उसने क्या किया है कि उसने हमें बचा लिया है हमारे इन्वायरमेंट को और हमारी एग्रीकल्चर को। इस वक्त इंतहाई बेहतरीन तरीके से हम जो है जंगलात के ऊपर इकॉनमी हासिल कर सकते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर मुझे बताया
कि उनके पास उनका इस साल तकरीबन लगभग 1 लाख कनाल टोटल उनके पास ज़मीन है, इसी तरह ही दरिया के किनारे, उस पर उन्होंने आज से कोई 20 साल पहले सफ़ेदा लगा दिया था। आप बिलीव यू मी, वो फिगर्स मैं बता नहीं सकता आपको, 85 करोड़ रुपए 5 साल के बाद वो फसल उठा रहे हैं उसकी। इतनी बड़ी इकॉनमी है। अगर आप अपनी वेस्टेड लैंड्स को उठाएं, अभी आजकल इस वक्त बड़ा एक ट्रेंड है कि जी चोलिस्तान में आप 1000 एकड़ ज़मीन पे, अगर आप सिर्फ, मैं मशवरा देता हूँ कि अगर 1000 एकड़ ज़मीन पे लेके आप वहाँ के नेटिव दरख्त लगा लें और वो एकड़ 5 साल के बाद आपकी टोटल जो कॉस्ट आई होगी उस ज़मीन के ऊपर, अखराजात जितने आए होंगे जो कि तकरीबन 20 करोड़ रुपए हैं, वो आप ज़मीन से हासिल कर सकते हैं। इसी तरह ही हमारे पास ऐसे पाकिस्तान में जितने भी दरख्त हैं, उन दरख्तों की जो वेस्टेज से आप बेशुमार इकॉनमी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास ना सिर्फ पोटेंशियल है, हमारे पास थल में जो कि दरिया सिंध के जो जहाँ दरिया सिंध जा रहा है, आपको पता है कि जहाँ पे भी दरिया गुजरता है, जहाँ से नहरी पानी गुजरता है, जहाँ से नालों का पानी गुजरता है, वहाँ पे वाटर लेवल ऊपर आ जाता है। तो पानी जो ज़मीनें सेम थोर का शिकार हैं, लाखों एकड़ की तादाद में ज़मीनें सेम थोर का शिकार हैं, वो ज़मीनें आबाद हो सकती हैं फॉरेस्ट फार्मिंग से। इसी तरह ही हमारे पास जो इलाके जहाँ पे के कोई और एलियन फार्मर्स हैं, जैसे कि जो शहरों में लोग रहते हैं, इस वक्त हमारे शहरों के इर्द गिर्द हज़ारों लोगों ने हज़ारों एकड़ ज़मीनें ख़रीदी हुई हैं, जो कि सिर्फ प्रॉपर्टी की नज़र से ख़रीदी हुई हैं। अगर किसी के पास 20-30 कनाल ज़मीन है, वहाँ पे वो कुछ नहीं कर रहा, उसने सिर्फ कब्ज़ा मेंटेन करना है, वहाँ पे दरख्त लगा दे, 5 साल बाद जितने की ज़मीन उसने ख़रीदी होगी, हो सकता है कि उतने की वो उसको दरख्त बेच के कर ले। तो इकॉनमी बहुत ज़्यादा है, सिर्फ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो ऐसी कौन सी लकड़ियाँ हैं जो पाकिस्तान में आप समझते हैं जिसकी काश्त करके हम एग्रो फॉरेस्ट्री भी कर सकते हैं और साथ में हाई वैल्यू प्रोड्यूस भी ले सकते हैं? मैं सिंपल मिसाल दूं कि मैं पाइन की बात करता हूँ। पाइन का जो ऑयल है, जो पाइन ऑयल कहते हैं, जिसको हमारे यहाँ चीड़ का तेल कहते हैं, वो बहुत वैल्यूएबल है। उसके एसेंशियल ऑयल बन सकते हैं। दरख्त तो अपनी जगह पे, मैं तो कहता हूँ घास भी पाकिस्तान में जो है, जैसे जो हमारा इसको कहते हैं हम वेट्रीवर ग्रास का दुनिया की तीसरी कीमती तरीन परफ्यूम बनती है, उसकी जड़ से बनती है। तो बेशुमार हमारे यहाँ ऐसे दरख्त हैं, लोग तो संदल का दरख्त कहते हैं, सागवान का कहते हैं, और बेशुमार ऐसे चंदन का दरख्त कहते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आप इतने कीमती दरख्त नहीं भी उगा सकते, अगर दरेक के दरख्त से ही आप फ़ायदा ले सकते हैं, तो वाई नॉट के दरेक से शुरू करें, और जब आप एक्सपर्ट बन जाएं तो यकीनन आप ये कीमती दरख्त भी उगाएं। इस वक्त KPK में हम खड़े हैं। KPK का ऑलमोस्ट 30% जो है ना वो ग्रीन कवर है। कश्मीर जो हमारा आज़ाद कश्मीर है, इसमें तकरीबन 56% जो है ना वो जंगल है। अगर हम इन दरख्तों का सिर्फ डेटा इकट्ठा करें और इस डेटा को हम इंटरनेशनल एजेंसी से जाके बात करें, मैं आपको एक बात यकीन से वसूख से कह सकता हूँ, अगर अभी तक इन्होंने इसको बेचा नहीं है तो आप पूरे पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, हम अपने दरख्तों और जंगल की इस कार्बन क्रेडिट से भी निकाल सकते हैं। मेरे साथ अभी मौजूद है असद चंगेज़ी साहब, जो कि एक एब्सेंट फार्मर है। ये इस्लामाबाद में रहते हैं, अपनी लैंड को किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। तो आपका एग्रो फॉरेस्ट्री का कैसा रहा एक्सपीरियंस है? जी, मैं रहता तो इस्लामाबाद में ही हूँ और ज़मीन तकरीबन 20 एकड़ है मेरी यहाँ। हुआ कुछ यूँ कि ज़मीन तो ख़रीदी थी इस नीयत से कि कोई मुनाफा वगैरह होगा या कुछ हम खेती बाड़ी वगैरह करेंगे, तो दूर रहने की वजह से मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कम होती थी, तो कुछ हो नहीं रहा था मुनाफा। तो फिर किसी ने मशवरा दिया कि ये फॉरेस्ट वगैरह लगाते हैं, तो उससे माशाल्लाह अभी कुछ अरसे से बहुत अच्छा रिस्पांस है। एकड़ आपको कितना मुनाफा आ रहा है और आपका फार्म कितनी इनकम आपको दे रहा है? अभी 20 एकड़ जो मेरी ज़मीन है उस पर मैंने पॉपुलर और सफ़ेदा वगैरह लगाया हुआ है, तो उसकी जो एवरेज इनकम है सालाना तकरीबन 50-60 लाख रुपए बन जाती है। तो पर एकड़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 लाख बनती है। तो उसमें जंगलात के अलावा, दरख्तों के अलावा जो है वो बाकी फसलें वगैरह भी लगती हैं, ये जो है जानवरों का चारा वगैरह भी लगता है, तो भेड़ें और फिर बकरियां वगैरह भी उससे इस्तेफादा हासिल करती हैं। कुछ गांव वाले भी उससे कुछ फ़ायदा उठा लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये ग्रेजिंग के अलावा एक और चीज़ है, हमने हनी बी के जो है ना वहाँ छत्ते वगैरह भी रखे हुए हैं, तो वो भी हमें एक एक्स्ट्रा इनकम भी होती है। इसके अलावा हमें एक नेचुरल शहद मिल जाता है, ऑर्गेनिक शहद मिल जाता है। बिल्कुल। अभी मेरे साथ मौजूद है अयाज नवाब साहब, जो कि यंग एंटरप्रेन्योर हैं। इनके वाला साहब बेसिकली पॉपुलर उगाते थे, लेकिन इन्होंने पॉपुलर को जो शेप दी है, जो वैल्यूएशन बनाई है, ये पाकिस्तान के लिए एक बड़े फख्र की बात है। अयाज भाई बताइए कि आपने ये क्या बनाया और आप पाकिस्तान में कितने और लोग ये काम कर रहे हैं? अच्छा जी, मैंने ये आइसक्रीम स्टिक लॉन्च की है और ये पाकिस्तान में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो ये आइसक्रीम स्टिक बनाएगा। इंशाल्लाह ये मेरा ईमान है, ये मेरा आप लोगों से वादा है, ये मैं पूरा दुनिया में
जैसा यूरोप, अफगानिस्तान, ईरान, पूरा पाकिस्तान में ये देना चाहता हूँ लोगों को। तो आप क्या समझते हैं यहाँ पे जो लोग काम करना चाहें आपसे रब्ता करें, आप उनको मशीनरी दिलाएं, उनको ट्रेनिंग्स दें और पाकिस्तान से इसको हम मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट बना के पूरी दुनिया का एक्सपोर्ट करें, तो क्या आप उनके साथ तावन करने के लिए तैयार हैं? इंशाल्लाह। जो यंगस्टर है अगर वो ये कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे आइसक्रीम स्टिक का, तो इंशाल्लाह अगर उस लोगों के लिए इंपोर्ट मशीनरी चाहिए तो मैं वो मशीनरी भी इंपोर्ट करवाऊंगा, या अगर उसके पास पेमेंट का कोई इशू है या उसके साथ पैसों का थोड़ा सा मुश्किलात है, तो यहाँ मैं उसके लिए अपना एक तजुर्बाकार आदमी से 2-4 मशीनें बनाऊंगा, उसको मैं ट्रेनिंग करूंगा और इंशाल्लाह वो हर बच्चा इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए एक अच्छा क्वालिटी का आइसक्रीम स्टिक बनाएगा इंशाल्लाह। तो यार साहब ये बताइए, और इसके अलावा आप क्या क्या चीजें बनाते हैं? मैं अगर हमारे साथ थोड़ा सा वसाइल ज्यादा होगा यहाँ, तो मैं जो बल्ला है मैं बेड बना सकता हूँ। ये देखो मैं जितना भी मोल्डिंग है ये मैं मोल्डिंग बना सकता हूँ। दूसरा, पाकिस्तान में लाहौर, पंजाब, KPK, पूरा पाकिस्तान में हम शटरिंग का काम कर रहे हैं। जितना बिल्डिंग तैयार हो जाते हैं उसके लिए मैं ये मटेरियल भी बना लेता हूँ। तो जितना भी लोग अगर तजुर्बा करे उसको हम रॉ मटेरियल दे सकते हैं, चाहे वो आइसक्रीम स्टिक बनाना चाहते हैं, चाहे वो बेड बनाना चाहता है, चाहे वो होल्डिंग बनाना चाहते हैं, चाहे कोई माचिस भी बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं सब कुछ इंशाल्लाह जितना भी यंगस्टर है मेरा उससे दरख्वास्त है कि आप लोग हमारे साथ रब्ता करें। इंशाल्लाह मैं पूरा पाकिस्तान में ऐसा मशीन लगवाऊंगा, उसको तजुर्बाकार आदमी भी उसको दे दूंगा, ट्रेनिंग भी उसको दे दूंगा और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान में सबसे अच्छा आइसक्रीम स्टिक बना के लोगों को प्रोवाइड करेगा। मेरा मशवरा ये है, अगर कोई आदमी रॉ मटेरियल बेचते हैं वो बहुत कम मुनाफा कर सकते हैं। चाहे अगर कोई आदमी आइसक्रीम स्टिक के कारोबार में आ सकते हैं तो उम्मीद है गाड़ी में वो 2 साल में घूम सकते हैं। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में आपने देखा कि जो एग्रो फॉरेस्ट्री किस तरह हमारे लिए खुराक, शहद और ग्रेजिंग के साथ साथ अद्वियात के लिए भी बहुत मुफीद साबित हो रही है। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में जो मालूमात हमने आपको दी हैं वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हुई होंगी। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। अपनी हो तारक तनवीर को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।